एक मेरे मित्र है, मैं अभी 3 बरस पहले दुबई में काम करता था एक ट्रैवल कंपनी के साथ में। तो उस समय उन्होंने कहा कि यार मेरा एक ये जो रिश्तेदार है कोई उनके बुआ मामा का भाई था, बोला कि यार ये बेरोज़गार बैठा है, तो इसको जैसे कैसे भी करके यहाँ पे लगा दो। तनख्वाह कोई बात नहीं 10-15 हज़ार 20 हज़ार देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा भई ऐसा क्यों 10-15 हज़ार 20 हज़ार तो वहीं कमा लोगे, छोटा-मोटा कोई काम कर लो, जोधपुर में कर लो, जहाँ आपके क्षेत्र में हो वहाँ पे भी कमा ही सकते हो। अरे के करे क्या कि सगाई नहीं हो रही है। सगाई इसलिए नहीं हो रही कि छोटा-मोटा काम करेगा तो यहाँ कोई गनाइत आएगा या नहीं अपनी बेटी को देने के लिए। लेकिन बाहर है कि भाई दुबई रहता है तो थोड़ा वो माहौल बना रहेगा। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपने राजपूत समाज में जो सगाई विवाह को लेकर या रिश्ते होते हैं, तो उसमें एक सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा क्रेज़ है। हालाँकि सिर्फ राजपूत समाज में नहीं, लगभग राजस्थान में अन्य समाजों में भी यही हाल है। तो एक कमेंट आया था पिछले एक वीडियो पे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कमेंट ये आया था कि अजय सिंह नाम के कोई व्यूअर्स है, उन्होंने लिखा कि बात तो अच्छी है, लेकिन अगर आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करते हो और चाहे कितनी अच्छी कमाई हो, आपके लेकिन लड़की वाले हमेशा सरकारी लड़का ही प्रेफ़र करते हैं। तो ये जो उन्होंने लिखा है, इससे मैं सहमत हूँ। ये उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। ये कहीं न कहीं आज भी हमारी मानसिकता सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरियाँ बुरी है, लेकिन अब आप परसेंटेज वाइज़ देखें पॉपुलेशन के ऑल टुगेदर, इसमें कोई भी जाति को छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के 1% लोग भी सरकारी नौकर नहीं है। तो क्या 99% जो सरकारी नौकरी में नहीं है, तो वो क्या अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? कि वो सब उनसे पिछड़े हुए हैं क्या? तो ऐसा तो है नहीं, सच्चाई आप भी जानते हैं। और मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दूँगा, उसमें आप जान पाएँगे, क्योंकि समाज की ये भी सच्चाई है कि सरकारी नौकरी के पीछे कोई भी लड़का छोटी-मोटी नौकरी लग गया तो उसको अपन ज़्यादा टीका, गाड़ी, दहेज और ना अलग-अलग प्रकार से उसको मतलब एक तरीके से कहूँ कि वो उसकी बोली लगा के हम उसको खरीद लेते हैं और अपनी लड़की वहाँ देते हैं। सरकारी नौकरी का फ़ायदा ये है, पहला फ़ायदा जो मुझे लगता है, अब चाहे इससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जॉब सिक्योरिटी है। क्योंकि हिंदुस्तान में वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो इस बेरोज़गारी के दौर में जॉब सिक्योरिटी हर कोई चाहता है और अपनी लड़की वही देना चाहता है कि भई जो लड़का है, वो कम से कम उसका जॉब तो सिक्योर रहे। तो एक माँ-बाप की भी सोच होती है, ये भी है। अब सरकारी जॉब में भी अलग-अलग कैटेगरी है। अगर कोई बड़ी नौकरियों में है, ऑफ़िसर रैंक में है, तो नेचुरली उसके पास पावर भी ज़्यादा होता है, उसके सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा। और ये हर कोई जानता है कि सिर्फ़ अपनी तनख्वाह से ही, चाहे ऑफ़िसर रैंक का है या छोटा रैंक का है, वो तनख्वाह से ही काम चलाए और तनख्वाह के ऊपर आश्रित रह के ही अच्छे पैसे वाला बन जाए और वो संसाधन जुटा ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम भी जानते हैं। लेकिन जो नीचे के लेवल की नौकरियाँ हैं, नीचे के लेवल की नौकरियाँ यानी कि अब इसको आप कोई अदरवाइज़ मत लेना, लेकिन आज की तारीख में राजस्थान में पटवारी, ग्राम सचिव, पुलिस में या और भी कई छोटे लेवल के अलग-अलग डिपार्टमेंट में है, तो उनमें तनख्वाह के अलावा ऊपर की कमाई के बहुत सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा वो सोर्सेज़ नहीं होते। और अब आप में से कई लोग कहेंगे भाई ऊपर की कमाई के कई ये इसमें होते हैं इनके सोर्सेज़, तो भाई आज के महँगाई के ज़माने में देखा जाए तो कम्पीट करने आपके खर्चे को नीड्स को मीट करने के लिए वो भी काफ़ी नहीं होते, नाकाफ़ी होते हैं। और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण मैं ये भी मानता हूँ कि जो सरकारी जॉब्स है उसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए, अ, जो इन्फ्लेशन है, जो महँगाई है, उसके अनुपात में उतनी तनख्वाहें है नहीं। अब चूँकि सरकारी नौकरियों में हम कई लोग नहीं हैं, तो हम ये भी विरोध करते हैं कि भई सरकारी कारिंदों को या कर्मचारियों को इतनी ज़्यादा तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग टीचर्स की तनख्वाहों को लेके, "अरे यार, ये तो बैठे-बैठे खा रहे हैं और ये कुछ काम नहीं करते, सरकार इतनी दे रही है।" तो भाई भ्रष्टाचार तो भी तो अपने खुद से शुरू होता है।
तो कहीं न कहीं अगर आप उनको अभावग्रस्त बनाए रखोगे, उनकी मेहनताना प्रॉपर नहीं दोगे, तो ये भी एक बड़ा कारण है। हालाँकि उसके अलावा भी बड़े कारण हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि लड़की वाले ये सोचते हैं कि भई एक जॉब सिक्योरिटी है, महीने के महीने पैसा आता है, तो नेचुरली अपनी लड़की का है वो भविष्य सिक्योर रहेगा, उसको आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये अर्ध सत्य है। अगर जो छोटे लेवल की नौकरियां हैं, अगर उनके कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे कोई ज़मीन का है या और भी कोई घर परिवार से, तो ज़्यादातर मैंने ऐसे सरकारी कर्मचारियों को देखा है कि लोन पे और किस्तों पे ज़िंदगी निकल रही है और ये हम अच्छी तरह जानते हैं। सबका नहीं, लेकिन एक मैं कहता हूँ कि बड़े पार्ट का जो है, ये चल रहा है। हाँ, ये कुछ चीज़ें उनको आसान है कि थोड़ा लोन वगैरह है, ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, ये बेनिफिट है। अब अपन आते हैं कि प्राइवेट काम-धंधों पे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारी समाज को भी ये सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक परिवार में एक अगर सरकारी नौकरी वाला बंदा है, तो क्या जो सरकारी नौकरी वाले अगर आप हैं, तो क्या आपके माँ-बाप भी दोनों ही सरकारी नौकरी में थे? तो क्या सारी उम्र उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं? क्या वो अभावग्रस्त ही रहे? सब जगह ऐसा ही है क्या? तो ऐसा तो नहीं है। यानी कि उन्होंने प्राइवेट काम-धंधे जो भी अपने जो संसाधन थे उसके बल पर करके उन्होंने भी सब कुछ किया, पैसा भी कमाया, संसाधन भी जुटाए, संपत्तियां भी जुटाई, सब कुछ किया। तो ये कतई नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी होगी तो ही आगे प्रोग्रेस होगी। हाँ, कुछ चीजें आसान है, जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्राइवेट कुछ काम धंधों के। और सबसे बड़ी समाज में ये सोच है कि हम एक आम राजपूत को, मुझे लगता है कि एक राजा वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। इतिहास हमारी साझा विरासत है, उस पे हमें गर्व करना चाहिए, उससे हमें सबक लेना चाहिए और उसको सबक लेकर ही हम प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो मिस्टेक्स या गलतियां हमसे हुई है वो प्रेजेंट में या भविष्य में ना दोहराई जाए, उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो अब जब हम इतिहास में ही सिर्फ पीछे अगर भूतकाल में जीते रहेंगे तो प्रोग्रेस संभव नहीं है। इतिहास सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, उसे सबक लेने के लिए, उस पर गर्व करने का विषय है। अब ये होता है कि समाज में अब तो खैर काफ़ी चीज़ें बदल गई है वर्तमान युग में, और कोविड के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई है। नई जनरेशन की सोच में देखता हूँ वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुकी है। पहले अगर मैं देखूं अभी से 10 वर्ष पहले, और कभी कहीं कभी आज भी ये सोच एग्जिस्ट करती है कि अगर कोई छोटा मोटा कोई धंधा करे, अगर कोई राजपूत का लड़का या लड़की, तो उसको समाज वाले सहयोग नहीं करते। सहयोग इट मीन्स के उसको अंगुली से दिखाने लग जाएंगे कि अरे यार ये काम हमारा थोड़ी है राजपूतों का, नहीं ये काम क्या कर रहे हो तुम, दूसरे काम कर लो, वो कर लो। अब भाई सच्चाई ये है कि हर किसी के पास उतने संसाधन नहीं होते। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए ही है, आपकी पॉकेट 100 रुपए अलाउ करती है, तो आप 100 रुपए का ही बजट लेके चलोगे। आप लाख रुपए के बारे में सोच नहीं सकते या लाख रुपए के सपने नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपके पास संसाधन है, पैसा है, तो आप बड़ा काम कीजिए, करोड़ों रुपए लगाइए, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन हर कोई तो एक जैसा, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन तो एक जैसी होती नहीं है। तो वो फीलिंग कि भाई ये काम छोटा है या बड़ा है, तो मुझे लगता है इस सोच से हमें बाहर आना होगा। काम चाहे कोई भी है, मुझे वो उस मूवी का, शाहरुख खान की एक मूवी है कि भाई धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो काम काम है, कोई भी काम को करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी। अब चूंकि मैं राजपूत हूं तो मैं राजा वाली फीलिंग ले रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, छोटे से छोटा एग्जाम्पल, आपके आसपास भी खूब होंगे और मेरी बात से आप सहमत भी होंगे। मेरे एक मित्र है, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किन्हीं कारणवश फाइनेंशियली मजबूरी या उतना गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था उस समय, तो उस वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाए। तो मतलब 7वीं 8वीं क्लास पढ़ के तो उन पे ज़्यादा कोई पढ़ाई हुई नहीं। तो अब वो क्या अपनी पुश्तैनी जमीन पे खेती करते, खेती भी अच्छे तरीके से करते हैं, और मतलब वो पूरी तरह से खेती और पशुपालन पे निर्भर है। अब सिर्फ खेती और पशुपालन पे निर्भर होकर तो प्रोग्रेस की नहीं जा सकती। तो उसके साथ में उन्होंने अपनी जो कैलिबर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपनी क्षमताओं का कैसे किया, वो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब उनके वहाँ पे पानी उतना है नहीं, तो पानी नहीं है तो फिर वो क्या है कि ज़्यादातर ये अपने बरसात के मौसम, सावणु खेती होती है। सावणु खेती में बाजरी है, मूंग है, ज्वार है, ये होती है। तो अपनी जो फसल है तो वो मंडी में नहीं बेचते हैं,
तो अपनी जो फसल है वो अपने पास जो भी प्रोडक्शन आता है वो रखते, खुद का अपने पास ट्रैक्टर है, और फिर मंडी में 1-2 आढ़तियों से उनकी अच्छी तालमेल है, अच्छा उनका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो वहाँ से अब क्या है कि वो गेहूँ भी लेते हैं, दूसरे जो ग्रेन्स है, अनाज है, वो जैसे सीज़नेबल होता है। तो अब जैसे सर्दियों में फ्री बैठे या गर्मियों में फ्री बैठे तो अपना ट्रैक्टर लेके और उसके वो अनाज लेके निकल जाते। और उनका जो आस-पास के एरिया ही नहीं, मतलब ये वो आस-पास का जो 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें उनका वो एरिया है। तो 36 कौम में उनकी पैठ है और कई वर्षों से वो अपना बेच रहे, अपने भावों पे बेच रहे। सोचिए अगर मंडी में वो बेचते, फॉर एग्जांपल बाजरा बेचते या, तो उनको भाव मिलता अगर 25 रुपए किलो अगर मिलता, और हो सकता है 25 नहीं और 20-22 रुपए किलो, क्योंकि मंडी में आप भाव अपना डिसाइड नहीं कर सकते, वहाँ ढेरी लगा दी जाती है और जो आड़ती होते हैं वही डिसाइड करते हैं, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो ले जाओ वापिस। लेकिन अगर आप ग्राहक से डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो मार्केट में अगर रिटेल में भाव 30 रुपए 32 रुपए मिल रहा है, तो क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है तो 30-32 रुपए में भी आप सीधा बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट है, थोड़ा ठहरना पड़ता है आपकी प्रोडक्शन को लेकर, लेकिन आप अच्छे कीमत वसूल कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आप जो अपनी उपज लाते हैं उसके अलावा जो मंडी से खरीद के लाके अच्छा माल लाते, तो ग्राहकों में आपकी पैठ जमी हुई है, तो वो बेचते तो अच्छा पैसा कमाते हैं उससे भी। तो उन्होंने मेरे को एक किस्सा सुनाया है कि हुआ यूँ कि मैं कई जगह जाता हूँ तो वो अपना क्या होता है कि अपना गैस स्टोव वगैरह साथ में रखते हैं, तो जहाँ आज सपोज 30-40 किलोमीटर तक गाँवों में बेचा, फिर थोड़ा आगे बढ़ गए तो हर कौम में उनके वो ग्राहक है। तो बोले कि एक राजपूत ठाकुर साहब थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार बना ये कौन सा काम कर रहे हो, ये अपना काम थोड़ी है, अपनी हल्की लगती है। तो मैंने उनको वो बोले कि मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि ठीक है साहब, आपकी बात सही है, अब मेरी बात सुन लो आप, कि सुन लो ये कि भाई अगर आपको लगे कि फलान फलान सिंह, जिसका अखबार में नाम आया कि उस चोरी करते हुए पकड़ा गया या कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, तो आपको अच्छा लगेगा, वो आपको सहन हो जाएगा। और मैं अपना कमा के खा रहा हूं, अपना काम धंधा कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं तो कोई तो करेगा, दुनिया में कोई तो कर ही रहा, अनाज तो बेच ही रहा। ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर रहे हो वो धंधा तो कोई दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा भी कर रहा है और कमा रहा है। आप मंडी में जाके देख लीजिए, आप कई कौमें देख लीजिए, आप बनिया देख लीजिए, माड़ी देख लीजिए, कुमाऊं देख लीजिए, और भी कई कौमें हैं जो बड़े आड़ती है, और छोटे लेवल पे भी देख लीजिए, तो वो अनाज बेचते हैं, अनाज के व्यापारी है, तो ये काम तो बुरा नहीं है। लेकिन मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके खा रहा हूँ, तो वो आपको लगता है कि ये काम हल्का है, ये अपने शान के खिलाफ है। और अगर मैं चोरी करूंगा या कोई दूसरा गलत काम करूंगा और फिर पेपर में आप मेरा नाम पढ़ेगा, तो फिर क्या आपको गर्व महसूस होगा क्या? कि फिर उनकी बोलती बंद होगी, उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमें इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आपके पास संसाधन अवेलेबल है, उन संसाधनों का भरपूर प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करके वो हम जितना हो सके अपना बेरोज़गारी का रोना रोकर बैठे नहीं रहे। और दूसरी बात साथ में ये आती है कि अब पहले की बात बताऊँ, अब तो ख़ैर काफ़ी चेंज हो गया, सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, तो भई राजपूतों में पर्दा प्रथा थी और आज भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मॉडर्न टाइम आ गया उसमें हमें जो पहले पर्दा प्रथा का स्वरूप था वो फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पर्दा हमेशा मुझे लगता है कि शर्म आंख की होती है। अगर आप मर्यादा में रहकर अपना कोई भी काम धंधा करें, चाहे सोशल मीडिया पे है, चाहे कोई भी अपना प्रतिष्ठान चलाए, मुझे लगता है कि अपनी माताओं बहनों को भी आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर में एक बंदा कमाए और 10 जने खाने वाले, सब काम करें अपनी क्षमताओं के अनुरूप। अब मैं कई मार्केट में देख रहा हूँ, जयपुर में देखा मैंने, जोधपुर में, और भी छोटे जो शहर या कस्बे वहां पे भी देखा, कई माताएं बहनें अपने कोई बुटीक चलाती है, कपड़ों की दुकान चलाती है, और कई फैंसी की दुकान, छोटे मोटे जितने भी कई प्रतिष्ठान है चलाती है। तो मुझे अच्छा लगता है भाई, आप मर्यादा में रहकर काम कर सकते हैं। उसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको। यूट्यूब चैनल है सीधी मारवाड़ी, कौशल्या चौधरी नाम से, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो अब उसके
अपने जो काम धंधे हैं, उनके पति का अलग काम धंधा है, तो अपने यूट्यूब से शुरू किया। अब उन्होंने अपना मसालाओं का और ये जो तेल वगैरह और भी जो फूड आइटम है उसमें वो अपना काम धंधा सेटअप कर लिया। अब उनका यूट्यूब चैनल आप शुरू से देखे, वो लेडी मर्यादा में रहकर अच्छे कपड़े पहन के शालीन तरीके से अपना काम धंधा, अपना एक मार्केट वैल्यू बनाई। अब दूसरी उसी कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी हम देखेंगे तो बाड़मेर की भी कई यूट्यूबर है जो सिर्फ अंग प्रदर्शन नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि मर्यादा में रहकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पर्दा, घूंघट निकालना ही पर्दा है। पर्दा मुझे लगता है कि आंखों का, आपकी मर्यादाओं का पर्दा है। तो हमें ये इस चीज से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके घर में एक बंदा कमाएगा और बाकी वाले कुछ बेरोजगार बैठेंगे नहीं। आज का वो युग नहीं है। हमें अगर प्रोग्रेस करनी है तो हमें बाहर आना होगा और अपने जो परिवार की परंपराएं हैं और मर्यादाओं के साथ में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास में मिल जाएंगे और हमें इसको लेकर मुझे लगता है कि सोच बदलनी होगी। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अगर कोई छोटा मोटा धंधा अगर कोई राजपूत समाज का युवा करता है तो हमारी कहीं न कहीं, मैं ज्यादातर देखा हूँ, सबका नहीं, लेकिन हमारी सोच ये रहती है कि अगर कोई छोटा धंधा करता है तो उसके सगाई सगपड़ में भी दिक्कत आती है। अरे यार, ये तो छोटा किराने की दुकान चला रहा है, ये क्या मतलब। अब इसको मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि जोधपुर का एग्जाम्पल दे दी, बीजेस जो ब्रिगेडियर जबर सिंह कॉलोनी है, राजपूत पाउलिया कॉलोनी है, वहां पे आप जो मटकी चौराया है, मटकी चौराहे से आप सीधा नाले की साइड में जाएंगे, 1 नंबर जो रोड है, वहां पे टी पॉइंट पे एक चौधरी की सब्जी की दुकान है। आज से नहीं, बहुत बरसों से है और अच्छी चलती है। 2 भाई है, वो काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना फाइन ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से डेली का वो आराम से 10-15 हजार रुपये सब्जी भी बेचते, फ्रूट भी बेचते, साथ में सुबह शाम जो दूध दही वगैरह ये भी साथ में डेयरी का चलता है। तो यही धंधा है उनका। एक भाई जाके मंडी से सब्जी लेके आ जाता है, दूसरा भाई अपना दुकान का सेटअप कर लेता है और उनका अच्छा धंधा चल रहा है। दिखने में छोटा धंधा है लेकिन हमेशा ज्यादातर कैश का, रोकड़ पैसे का धंधा है और अच्छा कमा रहे। लेकिन चूंकि हमें लगता है ये तो अपनी शान के खिलाफ है, तो आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है। हालांकि कोविड के बाद में देखा कि विदेश में भी बहुत सारे जो बना लोगों ने है छोटे मोटे धंधे भी अच्छे कर रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आपको बीजेस का ही दूंगा, आपको मटकी चौराहे पे, अब थोड़ा मटकी चौराहे से थोड़ा दूर एक विष्णोई भाई है। तो वो आज से नहीं, कब लगभग 15 वर्षों से वो ठेला लगाता है और 12 ही मास वो दाल के पकोड़े बेचता है। अब चूंकि मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं तो मुझे सब पता है। उसके आज की तारीख में, वो पिछले लगभग 15 वर्षों से, थोड़ा 1-2 वर्ष ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15 वर्षों में उसकी प्रोग्रेस देखे, उसके पूरे जोधपुर में बीजेस में 2 प्लॉट है और जगह 4-5 प्लॉट है, मकान बना रखा है और अपना धंधा कर रहा है। छोटा धंधा है लेकिन वो अच्छा कमा रहा है। और अब आप सोचिए, बीजेस जैसे पॉश कॉलोनी में आज जो प्राइम लोकेशन पे होते है, वहां पे हर किसी को प्लॉट खरीदने की, मकान बनाने की हर किसी की आर्थिक सामर्थ्य भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई छोटा मोटा भी धंधा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो उसको बेटी देने में, समाज के बेटे को बेटी देने में कोई हर्ज नहीं है। बनिस्पत की मैंने, अब दूसरी बात पे आता हूँ। एक मेरे मित्र है, मैं अभी 3 बरस पहले दुबई में काम करता था एक ट्रैवल कंपनी के साथ में। तो उस समय उन्होंने कहा कि यार मेरा एक ये जो रिश्तेदार है, कोई उनके बुआ मामा का भाई था, बोला कि यार ये बेरोजगार बैठा है, इसको जैसे कैसे भी करके यहाँ पे लगा दो, तन का कोई बात नहीं, 10-15 हजार 20 हजार देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, 10-15 हजार 20 हजार तो वही कमा लोगे, छोटा मोटा कोई काम कर लो, जोधपुर में कर लो, जहां आपके क्षेत्र में वहां पे भी कमा ही सकते हो। अरे के करे क्या कि सगाई नहीं हो रही है। सगाई इसलिए नहीं हो रही कि छोटा मोटा काम करेगा तो यहाँ कोई गनाइत आएगा या नहीं अपनी बेटी को देने के लिए। लेकिन बाहर है कि भाई दुबई रहता है तो थोड़ा वो माहौल बना रहेगा और शादी के बाद में फिर अपना आके यहाँ पे वापस छोटा मोटा, और ये हो चुका है। और रही बात बाहर की, बताऊं, बाहर लोग अच्छा कमाते हैं लेकिन कौन कमाते हैं इसका भी हमें ध्यान, जो अच्छी पोस्ट पे है, जिनके पास में टेक्निकल योग्यता है, वो अच्छा कमाते। अब जाते हो आप वहां पे ये फूड डिलीवरी में, बाइक राइडर में 25-30 हजार रुपए, उसे बेटर रहेगा आप यही कमा लो। एक मेरा दोस्त है जोधपुर में,
अब उसका मैं देखो, आप सोचोगे कि यार ये छोटा मोटा धंधा करता है, लेकिन आज की तारीख में वो कम से कम 2-3 लाख रुपए महीने का कमाता। वो कैसे कमाता कि गर्मियों में गन्ने की जूस वाली जो लॉरी है, उसकी कम से कम नहीं तो 20-25 उसने भी जो जुगाड़ वाली छोटा इंजन लगा के वो बनाते हैं, वो वाली लॉरी बने। अब वहां पे उसके परमानेंट लोग हैं जो यूपी बिहार से लड़के आते हैं, और उनको वो लॉरी किराए पे देता है कि भाई मुझे पर डे का इतना किराया दे दो, नफा नुकसान है वो तुम्हारा। अब साउथ में अगर देखे, महाराष्ट्र में अभी पिछली पहली कई राजनीतिक पार्टियां यूपी बिहारियों को लेकर तरह तरह के उनको अपशब्द कहना, उनके मारपीट करना इस प्रकार से। लेकिन भाई साहब, यूपी बिहारियों वाले की मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मैंने देखा। हर काम वो कर लेंगे और अच्छे तरीके से कर लेंगे। मेहनत उनसे अपन भी इतनी नहीं कर पाते जितनी वो करते। तो उन्होंने वो लॉरियां बना रखी, वो देते। उसके अलावा उन्होंने जो ये आइसक्रीम वाले है जो लॉरियां हैं वो बना रखी, वो देते। और फिर आज ये गन्ना जूस वाला है जो गर्मियों में ज्यादा चलता है और 12 ही मास आइसक्रीम वाला धंधा तो 12 ही मास चलता है। आइसक्रीम की फैक्ट्री उनकी अपनी नहीं है, वो लाते हैं उसका उसके पर आइसक्रीम पे उनका जो कमीशन होता है, बस लॉरी बना रखी है और चला रहे हैं। और अच्छा खासा उनको खुद को भी, शुरुआत में उन्होंने एक लॉरी से शुरू किया और खुद वो गन्ना जूस बेचते थे, उसके बाद में अब अच्छा कमा रहे। तो मुझे लगता है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। धंधे को जब तक कि आप उसको हाईएस्ट पॉइंट, पीक पे, पराकाष्ठा पे ले जा सकते हैं, यानी कि एक छोटा सा धंधा है गन्ने का जूस का, अगर कोई लेके खड़ा हो तो लोग ये कहते हैं अरे यार ये तो छोटा धंधा, ये क्या धंधा कर रहे हो, और इस टाइप। अब उन्होंने उसको अलग तरीके से किया, 20-25 लॉरियां बना ली, खुद को जाने की जरूरत नहीं, लोग उनके मतलब कमा के लेके दे रहे, वो खुद भी कमा रहे और उनको भी कमाई मिल रही है। तो एक जो पारंपरिक धंधा है उसको आप अलग तरीके से भी कर सकते, क्रिएटिव मुझे लगता है कि सोच होनी चाहिए। और दूसरा एग्जांपल दूं, जब मैं अभी 3 वर्ष पहले दुबई में जब ट्रैवल कंपनी के साथ में काम कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि एक इंडिया से, बॉम्बे से क्रूज आया था, बड़ा क्रूज आया था। तो उसमें क्या, ट्रैवल कंपनी की गाड़ियां लगती थी, बसें, वहां पे बड़ी वो 10 चक्का वाली बसें, 55 सीटर कैपेसिटी वाली। तो हमारी कंपनी की 80 बसें वहां पे लगी। काम यह था कि भाई जो दुबई का विजिट करवाने के लिए ग्रुप के, तो सारे ही उसमें इंडियन क्लाइंट्स थे, इंडियन टूरिस्ट थे, पूरा क्रूज भर के आया था। तो अभी 3-4 वर्षों पहले अगर आपको पता है तो अलग अलग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के, क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का ये दौर चला था। अब तो खैर पिट गया है, लेकिन ये काफी दौर चला था। तो हुआ यूं कि मैं वहां पे टूर गाइड का काम करता था, तो बातचीत हुई, मैं उनको दुबई विजिट करवा रहा था। तो बातचीत हुई तो अलग अलग जगह से लोग थे कि भाई कोई गुजरात से भी था, कोई यूपी से भी था, कोई बंगाल से भी था, तो सारे मिक्स टूरिस्ट थे, इंडियन टूरिस्ट। तो एक कपल था, वो जोधपुर से था और उनका लड़का साथ में था। तो बातचीत चली, वैसे पूरे दिन साथ में ही थे। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो राजस्थान से हूँ। तो फिर क्या हुआ कि हमें बीच में टाइम मिला। कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, पॉइंट होते हैं कि भाई वहां ले जाके हमने छोड़ दिया। तो उसके बाद में टाइम दे दिया कि भाई 1 घंटे बाद में या शो खत्म हो, जैसे बुर्ज खलीफा के पास में फाउंटेन शो होता है कि शो खत्म होने के बाद में ये अपना मीटिंग पॉइंट रहेगा, मीटिंग पॉइंट में। तो वो कपल मेरे पास आए जो कि जोधपुर से थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, उनसे मेरी बातचीत हुई, मारवाड़ी में आ गए क्योंकि जोधपुर से थे ही और मैं भी जोधपुर से हूँ। तो बोले कि भाई आप ये काम कर रहे हो यहाँ पे कितना टाइम हो गया यार। फिर मैंने कभी, आप जो ये पैकेज लेके आए हो क्रूज में, जब क्रूज में हमें बहुत फैसिलिटी है, खाने पीने का मजे है, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। 7 दिन का टूर है बॉम्बे से दुबई तक वाला, और उसमें 2-3 और डेस्टिनेशन थे और वापिस बॉम्बे ड्रॉप है। तो फिर मैंने कहा भाई आपने जो टूर पैकेज लिया वो कितने में लिया? कि टूर पैकेज तो हमने नहीं लिया, ये हमारा लड़का है जो इसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, तो उसके हमें वो एज ए बोनस में मिला था। तो मैंने कहा अभी कितना इन्वेस्ट किया? तो वो कपल बताए, वो जोधपुर के माड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उन्होंने बताया कि हमने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब मैंने तो अपने मन में सोच लिया कि भाई 60 लाख रुपए आपके डूबने वाले हैं, लेकिन मैं उनको बोलूं ही क्यों ये बात, मुझे क्या लेना देना, वो उनका डिसीजन है इन्वेस्ट किस में करे न करे। लेकिन अब जब मैंने उनके प्रोफेशन पे आते, तो पहले अगर आपको पता था कि अब पावटा जहाँ सब्जी मंडी थी वहां पे रायकाबाग बस स्टैंड को, रोडेज बस स्टैंड को एक्सटेंड करके बड़ा बना दिया। पहले वहां पे पावटा सब्जी मंडी थी, अब वो बदासिया में शिफ्ट हो गई।
तो बोले कि हमारी जो मंडी में है वो सब्जी का हमारा काम है। तो मैंने कहा सब्जी का प्रॉपर जो होलसेल है कि दुकान, नहीं कि हमारा तो रिटेल का ही है और हम तो वैसे ही ये जो रास्ते में डेयरी लगा के वो वाला काफी वर्षों से कर रहे हैं। अब हमारी बदासिया मंडी में दुकान भी है, सब्जी का ही कर रहे हैं। तो अब देखे तो फिर मैंने कहा लड़का क्या कर रहा है ये, कि लड़का भी हमारे साथ में ही वो सब्जी का ही संभालता है। अब देखे उन्होंने अपनी उम्र में सब्जी का धंधा किया और 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में। उसमें कितना रिटर्न आए डूबे वो अलग विषय है, लेकिन 60 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करने की हैसियत रखता है तो समझो उसके पास अपना बैकअप भी होगा। पूरे के पूरे पैसे तो इन्वेस्ट किए नहीं होंगे। तो धंधा छोटा सा लेके बैठे लेकिन आप कमाई देखो। तो मुझे लगता है कि कोई भी धंधे को आपको है दृष्टि से न देखना चाहिए और हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बहुत सारे ऐसे धंधे हैं, काम धंधे हैं जिनको अलग तरीके आज के मॉडर्न टाइम के अनुसार करने से उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और इन एग्जाम्पल से अगर आप सीख ले तो इन एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा कि छोटा धंधा है या बड़ा है तो ठीक है, बड़े का वॉल्यूम अलग होता है, छोटा है तो उसका भी ये नहीं कि उसमें कमाई नहीं है। कोई अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई और तो कर ही रहा होगा। इन एग्जाम्पल से आपको पता लग गया। और हमें कहीं न कहीं अपनी सोच बदलनी होगी कि भाई सरकारी, अब आप कंपैरिजन करें इन जो छोटे-मोटे धंधे हैं सो कॉल्ड, उनके सामने सरकारी जॉब की जो छोटी नौकरियों की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आइए इसके साथ में कंपैरिजन कर दूं, लेकिन छोटी नौकरियों की आपके दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। वो इतना ज्यादा कमाते हैं कि सरकारी नौकरी वाला सामने ठहरता ही नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी बुरी है, बुरी नहीं है। अगर आप अच्छे पढ़ाकू है, अच्छे होशियार है तो जरूर प्रयास करें सरकारी नौकरी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट न करके समय का सदुपयोग करके छोटे-मोटे धंधे से भी आगे बढ़ा। उसको क्रिएटिव तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, समय, काल और परिस्थितियां और आपकी जो लोकेशन है उसके आधार पर आपको, अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है या अपना छोटा-मोटा कोई भी धंधा करता है तो आप कंपैरिजन करें, आप देखें अपने आसपास, आपके आसपास सरकारी नौकरी में कितने हैं और एक ही परिवार का अगर एग्जांपल ले ले, एक परिवार में एक बंदा है तो क्या सारे ही सरकारी नौकरी में है क्या? तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला ही आगे बढ़ सकता है। आप किस प्रकार से उसको डील करते हैं तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और हमें समाज के लेवल पर ये सोच बदलनी होगी कि भाई जो हम देखें कि आगे जो योग्य बंदा है अपना धंधा कर रहा है, ठीक है अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि इसको अपन इग्नोर करे और समाज के लेवल पे ये सोच रखे कि भाई जो प्राइवेट जॉब, या फिर उसको मजबूर करे कि प्राइवेट में, मैंने ये भी देखा है कई लोग अच्छा धंधा करते हैं और मजबूरी में वो, मेरे पास ऐसे ऐसे भी एग्जांपल मैंने देखे कि मजबूरी में उनको विदेश जाना पड़ा और विदेश में वो उल्टा कम कमा रहे, सस्ती में काम कर रहे हैं या थोड़ा बहुत कमा रहे, लेकिन चूंकि सगाई होने के बाद में, शादी होने के बाद वो अपना धंधा वापस अच्छा करे, उनकी मजबूरी से उनको जाना पड़ा, अपने घर के पैसे लगा करके भी जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें यह सोच बदलने की जरूरत है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। राम राम।